हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो यहाँ से दोस्तों 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि यहाँ से 100% तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से आप हर एक शिफ्ट में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो जिससे हम इसके आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन हम देते रहें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पहले आपका क्वेश्चन जैसे पूछा है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा, जिसे हम कभी कभी देता है यूएनओ। ठीक है, यूएनओ को कह देता है। यूएनओ का महासचिव कौन है? डायरेक्टली क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले आया है जीडी में। तो यूएनओ का महासचिव होता है एंटोनियो गुटरेस। कौन होता है? एंटोनियो गुटरेस होता है। और क्वेश्चन में ये पूछा कि एंटोनियो गुटरेस तो महासचिव हो गए किसके? यूएनओ के, लेकिन ये कहाँ एंटोनियो गुटरेस कहाँ के हैं? तो एंटोनियो गुटरेस जो हैं पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 बनता है। एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ परिषद या को क्या शॉर्टकट में क्या कहते हैं? यूएनओ के महासचिव कौन होते हैं? एंटोनियो गुटरेस होते हैं। और ये कहाँ, एंटोनियो गुटरेस कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन इसमें पूछता है कि इसके संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने अस्थायी? तो यहाँ से जानिएगा कि कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? 15। 15 में से 5 अस्थायी होते हैं और क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 5 सदस्य क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और 5 सदस्य में से आपको ऑप्शन बना के दे देता है कौन इसमें से है कौन नहीं है। ठीक है, छांटना रहता है एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए हम 5 के नाम लिख दिए हैं। यहाँ से आपको याद कर लीजिएगा। फ्रेश से क्या होता है? फ्रांस होता है, रसिया होता है, यूएसए होता है। ए से यूएसए हो जाएगा जिसे अमेरिका बोलते हैं। ए से अमेरिका जिसे यूएसए बोलते हैं। सी से चाइना हो जाएगा। ई से इंग्लैंड। तो आपको क्या याद रखना है? इसके 5 अस्थायी सदस्य कौन है? फ्रेश हैं। फ्रेश में क्या क्या है? फ्रांस है, रसिया है और अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड। 4-5 बार कहेंगे फ्रेश है तो आपको याद हो जाएगा अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 जो हैं फ्रेश हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो आगे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब यहाँ पे स्थापना आप लोगों ने देखा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसमें कितने भाषा हैं? तो इसमें 6 आधिकारिक भाषा हैं। तो आधिकारिक भाषा में ही 6 हैं। तो 6 को कैसे याद करना? यहाँ पे हमने आपको फ्रेश लिखाया था, तो इससे याद कर लीजिएगा। कुछ जैसे फ्रेंच हो गया, रसिया है, आर से रसिया हो जाएगा, ए से अंग्रेजी हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 2 आप याद कर लीजिएगा, अरबिक और क्या? स्पेनिश भाषा। यानी आधिकारिक भाषा भी 6 हैं। आप इसी फ्रेश से याद कर लीजिएगा। क्या? फ्रेंच है, रसिया है, अमेरिका यानी अंग्रेजी है, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी है, चाइना है, चाइनीज भाषा है और कैसी? अरबिक और स्पेनिश भाषा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुआ, इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और 5 अस्थायी सदस्य हैं जो इसमें नाम हमने बताया, फ्रांस, रसिया, यूएसए, चाइना और इंग्लैंड। आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 है। 6 का नाम बता दीजिए। कभी कभी देता है, कहता है इसमें कौन भाषा नहीं है, तो पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आया है, आगे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ से मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्ट देने वाला हूं। सब यहाँ से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से मैं दे रहा हूँ आपको, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ यहाँ से देखिए, आप लोग देखिए क्वेश्चन दिया है कि हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति से क्वेश्चन आते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? विश्व स्तर पर कौन जनक है? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो चलिए हम बताते हैं। हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था दोस्तों? तो विलियम गॉड ने गढ़ा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत पूछा जाता है, जो बच्चों को जानकारी कम रहती है। हरित क्रांति शब्द को गढ़ा किसने?
ठीक है, गढ़ा किसने, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो विलियम गॉड हो जाएंगे। अब आगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। जबकि विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति शब्द को गढ़ा था कब, ये कब आया था? तो 1960 से 1970 में आया। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे पूछा जाता है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई, इसको भी याद कर लेना। पंचवर्षीय योजना थी तृतीय। ठीक है, तो यहाँ पे हरित क्रांति जो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई, डायरेक्टली पूछता तृतीय पंचवर्षीय योजना में आई थी। इतना बात आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दो लोग शामिल थे, एक विलियम गॉड थे, एक नॉर्मन बोरलॉग भी थे। हमने आपको बता दिया नॉर्मन बोरलॉग को पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था कब? 1978 में। कब मिला था भाई? इनको मिला था 1978 में। इसको भी याद कर लेना। इनको एक शांति में पुरस्कार मिला था नॉर्मन बोरलॉग को 1978 में। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है पंचवर्षीय योजना से। हमने बताया आपको, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। यहाँ पे जो नॉर्मन बोरलॉग पाया था ना, वो क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मन बोरलॉग शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया था वो 1970 में पाया था, 78 नहीं था, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, 1970 में पाया था। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना, तो हम पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। और वो भी कौन सी योजना है? 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ के लिए, या गरीबी उन्मूलन या गरीबी को कम करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना जरूरी है या आपको संबंधित है, ऐसे करके पूछता है, कई तरीके से पूछता है। तो गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय में आया था? 5वीं पंचवर्षीय में। सन कब से? 1974 से 78 तक आया। 1974 से 78 तक आया। गरीबी हटाओ के नारे के लिए या गरीबी हटाने के लिए पहली बार जोर दिया गया था। कब? किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं। तो आप इसको याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि गरीबी हटाओ के लिए पहली बार कब जोर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं। कुछ फुल फॉर्म है जो दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म को देखेंगे। यहाँ से देखिए PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये पूछता है कौन MSP को कौन लागू करता है, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। MSP को कौन लागू करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। अब क्वेश्चन में पूछता है कि MSP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो MSP को लागू करने वाला पहला राज्य था केरल। कौन राज्य था भाई? केरल पहला राज्य था MSP को लागू करने वाला। ठीक है, अब MSP जो है, इसमें MSP में कितने प्रकार की फसल को रखा गया है? तो 25 प्रकार की फसल को रखा गया है। इतनी बात समझ में आया? यहाँ से कई क्वेश्चन पूछते हैं। इसका फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और इसको कौन लागू करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको निर्धारित करता है। MSP में कितने फसल हैं? 25 फसल हैं। और यहाँ पे पहला राज्य लागू करने वाला क्या है? कौन सा है? केरल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, आगे है NMA का फुल फॉर्म है नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी होता है फुल फॉर्म, कई बार आ चुका है। आगे देखेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन में दिया है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऋग्वैदिक जो आर्य लोग थे वो क्या थे? पशुचारी लोग थे, पशुओं को चराते थे। इसमें क्या मिला था? ऋग्वेद में गाय को अनेक संदर्भ है। ऋग्वेद में गायों के लिए कैसे संदर्भ है? एक संदर्भ है या कि अनेक संदर्भ है, पूछा जाता है। अधिकांश युद्ध जो आर्य लोग थे, आर्यों के बीच अधिकांश युद्ध जो हुआ था किसके लिए हुआ था? गायों के लिए देता है क्वेश्चन, घोड़ों के लिए, तो बकरी के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा गायों के लिए। आर्य लोग जो अधिकतर झगड़ा लड़ाई करते थे वो था गायों के लिए लड़ाई झगड़ा करते थे। पुरोहितों को उपहार दिया जाने वाला उपहार प्रायः क्या होता था? प्रायः गाय होती थी। हाँ, जो पुरोहित लोग होते थे उनको जो उपहार में दिया जाता था उनको गाय दिया जाता था। क्या? उपहार में गाय को दिया जाता है, ना कि जमीन। ठीक है,
गाय को दिया जाता था, जमीन उमीन को नहीं दिया जाता था। इतनी बात याद रखना। इसमें से जितने तथ्य दिए गए हैं ये सारे तथ्य क्या हैं, 100% राइट हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने ये पॉइंट हैं ये सारे के सारे सही हैं। ये क्वेश्चन में एलिमिनेट करने के लिए आता है, मिलान करने के लिए आता है, पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, कोई भी परीक्षा हो उसी में आ जाता है। गाय को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, अघन्या के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं अधन्या लिखा रहता है, कहीं कहीं अघन्या लिखा रहता है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अघन्या का नाम क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ना मारे जाने वाला पशु। क्या होता है, ना मारे जाने वाला पशु। गाय को नहीं मारा जाता, अगर इसको मारता है उसको सजा क्या होती थी, साम्राज्य से बाहर कर दिया जाता था या तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। गाय, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा जाता है। अघन्या कई बार आया है क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका अर्थ क्या होता है, ना मारे जाने वाला पशु। उसको मारा नहीं जाता था, अगर कोई मारता है तो उसको राज्य से बाहर कर दिया जाता था और मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए शिलालेख, शिलालेखों के जनक किसे कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक के शासनकाल में मिले, ठीक है। जो यहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ था, सम्राट अशोक ने लड़े थे। कलिंग का युद्ध किस में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है ना। तो 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है जो सम्राट अशोक से संबंधित है। इसमें युद्ध लड़ा गया था, इसी में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक को यहाँ पे देखेंगे कि अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला था। किस कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम यानी सम्राट अशोक का नाम अशोक ही मिला था। इसका कहने का ये मतलब अशोक का नाम अशोक ही मिला था। दो थे, एक मास्की था, एक गुर्जरा अभिलेख था। मास्की गुर्जरा कहाँ है, कर्नाटक में है, और गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो दो अभिलेख थे, कौन कौन से थे, मास्की और गुर्जरा। जो मास्की कर्नाटक में है और ये गुर्जरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये सी चीज़ें जानते ना, मास्की और गुर्जरा में यहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही मिला। इसका एक बहुत प्रिय नाम होता है अशोक का, क्या होता है, ये प्रियदर्शिका नाम से जाना जाता है इसे अशोक को। तो चलिए ये थे आपके शिलालेख के जनक थे सम्राट अशोक। इनका अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा मिलता है। मास्की कर्नाटक राज्य में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। और 13वां शिलालेख जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, भारी कलिंग का युद्ध मिलता है जो अशोक से संबंधित था। आगे देखते हैं आगे, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी किन दो नदियों के बीच में यानी किन दो पर्वत पहाड़ों के बीच में है। तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में है। कहाँ पर, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में है कौन सी, नर्मदा नदी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सतपुड़ा और किसमें, विंध्य पर्वत के बीच में है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन कई बार आया। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और ये किधर बहती है, पश्चिम में बहने वाली नदी है। ये पूरब से बहते हुए पश्चिम की तरफ आती है। ये अमरकंटक से निकली हुई है नर्मदा नदी, ठीक है। भ्रंश घाटी है, रिफ्ट घाटी से बहती है कौन सी, नर्मदा नदी। अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से नर्मदा नदी के बारे में बताया कि सतपुड़ा नदी और यानी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम में बहने वाली नदी है। और ये कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है। तो ब्राउन पेपर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है। किसको, जूट को कहा जाता है। लाल प्लास्टिक कवर वाला तार क्या है, लाल प्लास्टिक कवर वाला तार देखे होंगे कि आपके घरों में बिजली गई रहती है, उसमें लाल कवर वाला रहता है, उसे लाइन तार कहा जाता है। कैसा, लाइन तार। अच्छा, लाल प्लास्टिक है तो ब्लैक भी होता है, उसमें ग्रीन भी होता है। तो ब्लैक तार जो होता है न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल माने उदासीन होता है। और ग्रीन तार जो होता है दोस्तों, जो ग्रीन तार होता है वो अर्थ के लिए है, जिसे अर्थिंग आप लोग बोलते हैं ना, वो अर्थ के लिए। यानी ब्लैक जो लाल तार होता है वो लाइन होता है जो उसमें सप्लाई जाती है, ब्लैक तार न्यूट्रल होता है, और ग्रीन तार होता है जो अर्थ के लिए होता है। इसका अर्थ होता है, आपसे पूछा गया एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, केंद्रीय खनन संस्थान और ईंधन अनुसंधान कहाँ है, धनबाद में है। कहाँ पर, धनबाद में।
केंद्रीय खनन संस्थान और ईंधन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद में जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मैं नॉर्मल क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो आपको नहीं आता है, कम पता रहता है, उसको लेकर आया हूँ। केंद्रीय भवन अनुसंधान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है, ठीक है ना। चलिए, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ है? रुड़की में है। केंद्रीय शुष्क से क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। आगे देखेंगे, एकता प्रथा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एकता प्रथा। पूछता है एकता प्रथा को सबसे पहले किसने लागू किया, किसने ख़त्म किया? ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने शुरू किया। कहाँ पर? अफ़गान में, ठीक है ना। तो एकता प्रथा डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एकता प्रथा को सबसे पहले किसने शुरू किया था? मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था। किसने? एकता प्रथा को सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने शुरू किया। भारत में, उत्तर भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, यार यहाँ पर भी शुरू किया था, यहाँ पर भी इल्तुतमिश ने शुरू किया। सुनो, सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था, लेकिन अफ़गान में शुरू किया था, ठीक है। अगर भारत में बात की जाएगी तो उत्तर भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, एकता प्रथा को किसने शुरू किया था भारत में? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर आप पूछ रहा है पहली बार किसने शुरू किया था विश्व में, तो हो जाएगा अफ़गान में, जो मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था, ठीक है। आगे देखिए, इसको ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो लड़कों को ज़्यादातर क्या पता रहता है, पता है? कहते हैं कि एकता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था, बस यही पता रहता है। और ना तो ये वाला क्वेश्चन पता रहता है उनको, ना तो ये वाला पता रहता है। इसको शुरू तो किया इल्तुतमिश ने, लेकिन ख़त्म किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले मोहम्मद गोरी किया था, लेकिन भारत में नहीं, ना करके कहाँ? अफ़गान में किया था। समझ में आया एकता प्रथा? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कुछ अनुच्छेद जो एकदम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आते हैं एग्जाम में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख किसमें लिखा गया है, यानी किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में कहा गया है। भारत का चुनाव आयोग, भारत में निर्वाचन होगा अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में होगा भारत का चुनाव। लोक संघ आयोग की बात की गई है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का बात का। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का मतलब भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, वो किस में है? अनुच्छेद 76 में है, भारत के महान्यायवादी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता दे रहा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, इसको भी जानते रहिएगा। इतनी बातें क्लियर हैं, तो ये सब चीज़ें आप जानते रहना। 143 जो अनुच्छेद है, इसमें जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 में ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया 124 जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। आगे क्या हमने बताया? आगे हमने यही बताया कि भारत में चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 है, संघ लोक सेवा आयोग 315 है अनुच्छेद, अटॉर्नी जनरल 76 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन में है दोस्तों, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में जीवन, मनुष्य जीवन की नियमित अवस्थाओं को कौन सा एक सही क्रम है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फिर भी पूछा जाएगा। पहला होता है ब्रह्मचर्य होता है, फिर वो गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, उसके बाद होता है संन्यास। पहले वो ब्रह्मचर्य लेते हैं, फिर गृहस्थ होते हैं, फिर उसके वानप्रस्थ होते हैं, फिर उसके बाद संन्यास। ये उनका क्रम है, ठीक है। ये उनका क्या है? क्रम है। इसको पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में 4 ऑप्शन बना के दे देता है आगे पीछे करके, जो एकदम ये राइट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन में आता है क्या? आता है क्वेश्चन कि एक्वारेजिया का अनुपात कितना है? HCl और HNO3। HCl का 3 होता है, HNO3 का 1 होता है, ये अनुपात है। हाइड्रोक्लोर, यहाँ पे देखेंगे कि HCl जो है, HCl में 3 अक्षर है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद इसका अनुपात 1 होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक ना।
अल्मेडा ने, कहीं कहीं अल्मेडा लिखा रहता है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जारी किया या लागू किया था। आइए, ओएनजीसी की स्थापना किसने किया? ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल है। इसको आपको पता होगा, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहाँ से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति। अब देखिए, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो यहाँ से आते हैं। अगर यही सब क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन एग्जाम में आप फाइट कर लेंगे। तो भारत वन नीति, पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया था? 1952 में। आपको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अभिलेख किस न्यायालय में है? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद को कहा गया है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में कहा गया है। और ये 124 जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या न्यायालय अभिलेख कहा गया है। ये चीज़ें यहाँ से जानते रहे ना। अनुच्छेद 129 बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, जैसा अभी हमने आपको बताया 143 में। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। किसी विषय पर जानकारी लेना हो तो उसको वो ले सकता है। इतनी बातें क्लियर है आपको? चलिए यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन। CAJ मैंने अभी बताया, क्या अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो इनका क्या है? अनुच्छेद 148 में, ठीक है ना। इसमें CAG, यहाँ पे CAG भी है, CGA भी देता है। CAG कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, तो ये कब था? अनुच्छेद 143 में, उच्चतम न्यायालय अभिलेख के पर 129। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन थे, हमने आपको एक एक क्वेश्चन देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएं दोस्तों। तो आप अगर इसी तरह वीडियो को देखना चाहते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। हम आपको इसी तरह से क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो हम मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।